नेताओं की नाराजगी की खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो अपने अंतिम सफर पर इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी गाड़ी के पीछे लाखों लोगों की भीड़ और गाड़ियां चल रही हैं। पार्थिव शरीर के पास राहुल गांधी बैठे नजर आए थे। साथ ही कांग्रेस नेता ट्रक पर सवार होकर निगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। धार्मिक रीति रिवाज के बाद मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 11:45 पर निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा और मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आने वाले वीवीआईपी गेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने आम पब्लिक को प्रतिबंधित मार्गों पर न जाने की सलाह दी है। लगातार नारों के साथ गूंजयमान है उनकी ये अंतिम यात्रा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मनमोहन जी आपका नाम रहेगा। तो लगातार इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया जी। भाटिया जी, अपने अंतिम सफर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह रवाना हो चुके हैं। देश आज उन्हें कई रूपों में याद कर रहा है। जो भी उनका एक रोल रहा है, जिस भी पद पर वो रहे हैं, वो अपने आप में विशिष्ट रहा है और एक ऐसा योगदान उन्होंने अपने उस पद पर रहते हुए दिया है जो भुलाया नहीं जा सकता है। हालांकि आज उनके स्मारक स्थल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी देखी जा रही है, लेकिन इन सारी चीजों को अगर एक तरफ रख दें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो योगदान रहे हैं, देश के प्रति उनका समर्पण रहा है और राजनीति के प्रति उनका सेवा भाव रहा है, उन बातों को अगर हम शब्दों में पिरोए तो किस प्रकार से आप देखते हैं? किसी स्मारक पे, उनका स्मारक दिल्ली में बने, उनका स्मारक अमृतसर में बने, उसके कोई मायने नहीं है। लेकिन आज के दिन राजनीतिज्ञों को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए था। शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सरदार मनमोहन सिंह को सम्मान देने के नाम पर जो ये विवाद आरंभ हुआ है, उससे बचना चाहिए था। मनमोहन सिंह का जो योगदान इस देश की राजनीति में नहीं, इस देश को खड़ा करने में, इस देश की अर्थव्यवस्था, उस समय उनको वित्त मंत्री के रूप में लाया गया था जब इस देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। और वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि जब 91 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था तो उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने देश का सोना गिरवी रखा था स्वीडन के एक बैंक में, और बाकायदा यहाँ से भारतीय रिजर्व बैंक का सोना हवाई जहाज में भर के स्विट्जरलैंड भेजा गया था। वो जब वित्त मंत्री बने तो उन्हें बताते हैं, जो नरसिम्हा राव जी ने, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को भी आज याद करना होगा, उन्होंने उनको खुली छूट दी और उनको काम उन्हें एक किस्म से उनकी जिम्मेवारी सौंपी वित्त मंत्री के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को, उसकी पटरी को सही लाने में। और उनको ये कहा था, राजनीति मैं संभालूंगा, आप देश की अर्थव्यवस्था संभालो। और उस समय क्योंकि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, उन्हें वोटों की चिंता नहीं थी, उन्होंने वो किया जो देश के लिए जरूरी था, देश के लिए जिसकी आवश्यकता थी। देश की अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए उन्होंने उस समय का इंस्पेक्टरी राज, अगर हम पुराने समय को याद करें तो एक इंस्पेक्टर अगर बाजार में आ जाता था तो बाजार बंद हो जाते थे। ये हालात थे जिस कारण फॉरेन निवेश, विदेशी निवेश जो है वो देश में आना बिल्कुल बंद हो गया था। और ऐसा वातावरण नहीं था कि विदेशों से पैसे भारत में भेजे जाएं। मनमोहन सिंह जी ने उसको समतल किया, उस जमीन को, उस अर्थव्यवस्था को। वो सोना वापस लेके आए और विदेशी निवेश के लिए वही व्यक्ति थे जिन्होंने 51% तक जो विदेशी निवेश खोला और इंस्पेक्टरी राज समाप्त किया, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था जो है पटड़ी पे आई। जब उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो वो 5-6 चीजें हम उनकी अगर याद करेंगे
आज सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल आज सर, हम आगे बढ़े, प्रचार- लेकिन जो जिस विदेशी निवेश की एफडीआई की आपने बात की, अगर हम रिकॉल करें 10 साल पहले 12 साल पहले की चीजों को, तो याद पड़ता है कि जब ये सारी चीजें चल रही थी उस वक्त भारी विरोध जो है वो भी यहाँ पर किया गया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इस प्रकार से देखा गया था कि फिर से देश को जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, फिर से यहाँ पर बाहरी कंपनी आ जाएंगी और बाहरी राज हो जाएगा। और खासतौर पे इस प्रकार की पहल का विरोध जो है हम देखते थे कि बीजेपी के जो नेता थे वो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि वही आज जो पार्टी है वो नेता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कॉन्क्लेव करते हैं, अलग अलग उनके जो सेमिनार्स हैं, यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं वो रहती हैं। एक बड़ी पहल थी, लेकिन बड़ा विरोध भी यहां पर झेलना पड़ा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये कितनी बड़ी साबित हुई देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम चाहेंगे इस पर आप विस्तार से बात करें। ऐसा कैनाथ जी, जो बात आप कह रहे थे, मैं एक छोटी सी बात आपको आरंभ करके, मोदी जी ने स्वयं आधार का विरोध किया था। आज जो वो डायरेक्ट ट्रांसफर की बात करते हैं, और कभी राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि 1 रुपया हम बेचते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, वो देश की करप्शन को वो कर रहे थे और उसी को हम घुमाए रखते हैं। मनमोहन सिंह जी लेके आए डायरेक्ट ट्रांसफर, पहली बार उन्होंने लोगों के खाते में जो सीधे पैसे डालने की जो परंपरा है वो मनमोहन सिंह जी लेके आए। आधार वो लेके आए, राइट टू एजुकेशन वो लेके आए, और राइट टू वर्क वो लेके आए, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको अब कमजोर किया जा रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक बड़ा हथियार है, उसको मनमोहन सिंह जी 2005 में 2004 में 5 में जब बने, जो बात आप कह रहे थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जब मनमोहन सिंह जी जब उन्होंने खोला वित्त मंत्री के रूप में, तो साम्यवादियों का सहयोग था, साम्यवादियों ने उसका विरोध किया। और एक बार तो यहां तक ऐसा हो गया था, सरकार गिरते गिरते बची थी जब परमाणु संधि अमेरिका के साथ की थी। और उस समय भी ओबामा, जब मनमोहन सिंह जी थे तो वहां अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो बराक ओबामा पहली बार बने थे, तो उन्होंने कहा था जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं दुनिया सुनती है। आज हम उन शब्दों को किसी और के साथ चाहे जोड़ रहे हो, मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा जाता था वो बोलते बहुत कम है, लेकिन मैं ये कहूंगा वो काम चुप्पी से करते थे, उनका काम बोलता था, वो नहीं बोलते थे। उन्होंने देश को पटरी पे लाए, देश को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोला, राजनीति से दूर रहे, और सभी प्रदेशों में जो विपक्ष की भी सरकारें थी उन्होंने सभी प्रदेशों को एक समान देखा, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे। पंजाब में एक चीज मैं बताऊं, पंजाब में उस समय अकालियों का राज था, और जब मनमोहन सिंह जी आए तो पंजाब के उग्रवाद के कारण जो वहां पे सेना भेजी जाती थी उसके केंद्र सरकार वो कभी भी अगर अर्धसैनिक बल भेजता है, सेना भेजता है, तो वो राज्य सरकारों से पैसे मांगे जाते हैं, उसका खर्चा मांगा जाता है। तो वो करोड़ों अरबों रुपए में था, जिसे मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्र पर डालते हुए पंजाब सरकार को उसकी रिलीफ दिया था। वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन वो एक इतने पैसे थे, इतनी धनराशि थी कि पंजाब की डेवलपमेंट रुकी हुई थी। तो मनमोहन जी क्योंकि पंजाब से आते थे, अमृतसर से आते थे, वो उस चीज को समझते थे कि पंजाब में जो उग्रवाद था वो देश का काम था, ना कि पंजाब सरकार का काम था। चाहे वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट उस समय नहीं थी, फिर भी वो आगे बढ़कर उन्होंने उसकी मदद की। इसी प्रकार मनमोहन सिंह जी के जो मैं काम 5-6 गिना रहा था, राइट टू एजुकेशन, सभी को पढ़ने का अधिकार, सभी को काम करने का अधिकार, मनरेगा वो लेके आए थे, और सभी को जानने का अधिकार, आरटीआई वो लेके आए थे। परमाणु संधि उन्होंने अमेरिका से की थी, और उसके बाद हरियाणा में और हमारे क्षेत्र में एक गोरखपुर गांव है जहां पे एक परमाणु संयंत्र का शिलान्यास करने के लिए 13 जनवरी 2014 को वो आए थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह एक ऐसी बैकग्राउंड, ऐसे परिवार से आते थे जिनके परिवार में कोई
राजनीतिज्ञ नहीं था, कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। वो अभाव में उनका बचपन, क्योंकि चाहे करोड़पति आदमी भी था, लेकिन जो पाकिस्तान से उजड़कर जब भारत में आया था तो उसका सब कुछ वहां रह गया था। उस स्थिति में वो 15 साल के बालक जब अमृतसर आए तो बताते हैं, उनके जो अमृतसर के लोग हैं उनके ब्रदर से मुझे मिलने का मौका मिला है, तो वो बाहर कुछ इलाकों में स्ट्रीट लाइट होती थी, वो जाके स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के अपनी एजुकेशन करते थे। घर में उस समय उनके घर में बिजली नहीं थी। तो ऐसे अभाव में रहा हुआ व्यक्ति ना केवल बड़ा अधिकारी वर्ल्ड बैंक में पहुंचा, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना, बल्कि देश के 10 साल तक सफल प्रधानमंत्री के रूप में और 5 साल वित्त मंत्री के रूप में जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई थी उसको वापस लाए। आज हम जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही हैं उसकी जो नींव है वो मनमोहन सिंह जी अगर ना होते, उनके स्थान पे कोई राजनीतिज्ञ अगर होता तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था आज इस समय जिस स्थिति में है वहां ना पहुंच। बिल्कुल, एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे और अपनी इस प्रतिभा का उन्होंने बखूबी जो है इस्तेमाल अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किया है। देश में ही रच बस गए और यहाँ पर ही 53 साल लंबा एक कार्यकाल उनका रहा है। राजनीति को उन्होंने अपने 53 साल दिए हैं, 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे। लेकिन शुरुआती दौर जिस प्रकार से उनका एक कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल रहा राजनीति का, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, यूपीए का ढलान यहां पर आना शुरू हुआ, डाउनफॉल शुरू हुआ, कह सकते हैं कि सत्ता से जाने का समय जब करीब आया तब कई विवादों से भी मनमोहन सरकार जो है घिरती नजर आई। मौन पीएम उनको कहा गया, मौन मोहन कह करके लोग कहीं ना कहीं आलोचना उनकी करते थे, निंदा करते थे। और सरकार जो है वो ये भी रही कि कई भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगे, विवादों से भी उनकी सरकार खुद को बचा नहीं पाई। कायनात जी, आप याद करें, अगर उनके मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की, खुद जांच करवाई। और आज जिन किसानों को हम शंभू बॉर्डर पे रोके हुए हैं, उनके समय में रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ, जो जिस ढंग से उस आंदोलन का उन्होंने सम्मान किया, उसके लिए रात्रि को बैठकर भी संसद चलाकर उन्होंने उनकी बातों को लोकपाल को पास किया। अब वो आज क्या स्थिति है उसकी हम जाएंगे नहीं, उस राजनीति में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मनमोहन सिंह को राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्र आवाज के लिए याद किया जाएगा। उनके समय में किसी को रोका नहीं गया था अपनी बात कहने के लिए। उनके मंत्रियों पे आरोप लगे, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला उनके समय में कहा जाता है वो हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह के व्यक्तिगत आक्षेप 1 रुपए का भी नहीं था। किसी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता मनमोहन सिंह जी जो थे वो बेईमान थे, वो भ्रष्ट थे। 1 रुपए का आरोप मनमोहन सिंह जी पे कोई नहीं लगा सकता। उनके दृढ़ विरोधी उनको ये तो कह सकते हैं, वो मनमोहन सिंह जी मौन प्रधानमंत्री थे, लेकिन अधिक बोलने वालों की बजाय काम करने वाला व्यक्ति होना मैं उसको ज्यादा अच्छा मानता हूं। और वो मौन रहते हुए देश को पटरी पे लाए। देश देखो, कोई देश को बनाने में उनका जो योगदान है, अगर मैं ये कहता हूं 90 के बाद जो 91 में वो वित्त मंत्री ना बनाए जाते तो देश की हालत अच्छी ना होती, क्योंकि साम्यवादियों ने और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था कि मनमोहन सिंह जी अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं, अनेक ईस्ट इंडिया कंपनियों जैसी कंपनियां आ जाएंगी। लेकिन जो भी कंपनियां आई आज के समय में और आज से 200 साल 300 साल पहले के समय में बहुत अंतर है। आज कंपनियां व्यापार कर रही हैं, आज देश व्यापार कर रहे हैं, आज खुला व्यापार है जी, पूरे वर्ल्ड में खुला व्यापार है। कोई सुरेंद्र जी, बिल्कुल ये आर्थिक उदारवाद जो है किस प्रकार कर रहा था देश, आज इस बात को जानने के लिए भी जिज्ञासु। इस पर हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी का रुख करते हैं।
मनमोहन सिंह जी का आज अंतिम संस्कार। थोड़ी देर में निगमबोध घाट पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर और 11:45 पर निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम क्रिया पूर्ण की जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार। तो थोड़ी देर में निगमबोध घाट पहुंचेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम दिग्गज उन्हें यहां पर अंतिम विदाई देने के लिए जुटेंगे। सुरेंद्र भाटिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी। सुरेंद्र जी, जैसे हम लगातार यहां पर बात कर रहे हैं कि आर्थिक मंदी, जब वैश्विक आर्थिक मंदी 2008 में आई, उस वक्त भी उन्होंने मजबूती के साथ देश की अर्थव्यवस्था को जो है टस से मस नहीं होने दिया, डिगने नहीं दिया। 1991 में उन्होंने देश की जब आर्थिक स्थिति काफी खराब दौर से गुजर रही थी, या यूं कहे कि कोलैप्स होने वाली थी, खराब अवस्था थी बहुत ज्यादा, उस वक्त देश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, उस वक्त वो सामने आए और अपनी कार्य निपुणता से, अपने कार्य कौशल से और जो जिस फील्ड में वो माहिर थे, जाने जाते थे बतौर अर्थशास्त्री, उन तमाम चीजों को उन्होंने आगे रखते हुए उस काबिलियत का बखूबी इस्तेमाल किया और देश को आगे बढ़ाया। लेकिन वो आर्थिक उदारवाद जो था वो क्या था? आज देश ये जानना जरूर चाहता है किस प्रकार से उसने फायदा दिया, प्रति व्यक्ति आय कैसे उस दौर में जो है कहां थी और उनके कार्यकाल में वो कहां किस तरफ अग्रसर हुई, कितनी बढ़ गई? नहीं कायनात जी, वो अगर आपके पास व्यापार नहीं होगा, आपके पास बिजनेस नहीं होगा, 2008 की मंदी में पूरे जो विकसित देश थे उनकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक मंदी को भारत में नहीं आने दिया और उसके कारण केवल यही था कि हमारा एक तो एग्रीकल्चर था हमारा देश का, जो कृषि, क्योंकि हमारी 60% से अधिक आबादी उस समय कृषि पर आधारित थी। आज भी 50% से अधिक जो हमारी आबादी है तो कृषि के क्षेत्र में नई चीजें। अब ये हमारा इलाका कॉटन का इलाका है, कॉटन के अनेक बीज बीटी कॉटन के नाम से आए जिन्होंने कई गुना जो है किसानों की आमदनी को बढ़ाया। तो कुछ चीजें बाहर से आई, पहले बाहर से बीज नहीं आ सकता था, बाज डीएपी खाद नहीं आ सकती थी, कुछ चीजें की जो है वो रिस्ट्रिक्शन थी। उन्हीं रिस्ट्रिक्शन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में को जो है गति प्रदान नहीं हो रही थी। लेकिन मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी कृषि को नई गति मिली। आज अगर आप देखेंगे, आज से 25-30 साल पहले 80 के दशक में मारुति पहली ऐसी कार एजेंसी थी जो मारुति आई थी। मनमोहन सिंह जी के समय में अनेक नई जो है वो नई गाड़ियां आई। आज देश में जो भी आधारभूत जो संरचना हुई है, खास तौर पे इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक संरचना हुई है, वो मनमोहन सिंह की नीतियों को खुला बाजार करने के बाद हुई और उस कारण यहाँ व्यापार बढ़ा, रोजगार बढ़ा। आज के दिन जो भी विकास, सड़कों का विकास हो रहा है, उसका वो पैसा नहीं था उस समय इतना, लेकिन फिर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी मनमोहन सिंह जी के समय में ही बनी थी, जो गडकरी जी के आने के बाद उसको ज्यादा गति प्रदान की गई। पहले कहते थे 12 किलोमीटर रोज सड़क बनती, आज 32 से 40 किलोमीटर के बीच में दावे किए जा रहे हैं प्रतिदिन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो बनाई गई उनके समय में बनी। तो चीजों का आधार उन्होंने दिया, उस आधार पे अगर नींव आपकी मजबूत है तभी आप उस पे भवन मजबूत बना सकते हैं। उस देश का जो भवन है, जो संरचना है, वो मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण ही बनी है। बिल्कुल, जो जैसे आप बता रहे हैं कि आधारभूत जो ढांचा हम देख रहे हैं, संरचनाएं हैं, वो तमाम चीजें जो हैं उनके कार्यकाल में जो है शुरू हुई, जो अब गति पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक विकास की हम बात करते हैं तो आर्थिक विकास की नींव डालने वाले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। लेकिन उनके जीवन काल से जुड़ी क्या कुछ ऐसी चीजें भी आप देखते हैं कि जो अगर वो नहीं करते तो आज स्थिति परिस्थिति कुछ और होती, यूपीए के लिए, कांग्रेस के लिए?
नहीं, सबसे पहले उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बनाए गए तो सोनिया गांधी जी राजनीति करती थी, सोनिया गांधी जी समन्वय बनाती थी और वो सरकार को मजबूती से चलाते थे। अगर कोई देखो ये जो डेमोक्रेसी में वन वे नहीं हो सकता। आज भी पूरे वर्ल्ड में मोदी जी घूमते हैं और अमित शाह जी जो है वो पूरे देश में और पूरे राज्यों को समन्वय करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता भी मोदी जी के ऊपर अमित शाह जी हैं। तो सोनिया गांधी राजनीति करती थी सारी दूसरी पार्टियों के साथ, यूपीए की चेयरपर्सन थी वो, और मनमोहन सिंह जी को उन्होंने खुली छूट दी थी देश को आगे बढ़ाने में। और अगर उनके मंत्रिमंडल में भी आप देखेंगे तो उनके मंत्रिमंडल में भी मनमोहन सिंह जी अपनी जो उनकी अपने इच्छा के अनुसार कुछ मंत्रियों को उन्होंने बनाया था और उनको उन्होंने खुली छूट दी थी। उसके बाद जो आज आप टर्मिनल 3 देखते हैं, क्या टर्मिनल 3 2014 के बाद आया? जो मुंबई का हवाई अड्डा है, चाहे दिल्ली का हवाई अड्डा है, अगर आप 80 के दशक में चले जाओ तो हमारे पास जो हवाई अड्डा था, पालम का हवाई अड्डा, एक छोटा सा हवाई अड्डा होता था। मैं पालम से उड़ के जब विदेश सिंगापुर में गया तो हमें ऐसा लगता था जैसे हम एक बस अड्डे से किसी हवाई अड्डे पे आए हैं। टर्मिनल 3 भी कांग्रेस की सरकार के समय बनाया गया था। आज मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मनमोहन सिंह जी आधारभूत संरचना को लेके आए, मोदी सरकार ने उसको गति दी। मीडिया के कारण, सोशल मीडिया के कारण चुनाव प्रचार प्रसार इस समय अधिक है, इसलिए ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी बना है इस देश में। ऐसा नहीं है। हर प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने, सभी ने अपना योगदान दिया है। और वो योगदान उस समय देश को बनाने का था, पार्टीशन के बाद करने का, देश को संभालने का था, वो पंडित जी ने किया। पाकिस्तान को ठीक करने का काम लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा जी ने बांग्लादेश को अलग करने का काम किया। और मनमोहन सिंह जी ने अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम किया। उस समय अगर 26/11 ना होता तो मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान के भी इतने नजदीक पहुंच गए थे कि हमारे उन मसलों को भी वो हल करने की दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो सरकारें चलती हैं वो सरकारें मिलिट्री गवर्नमेंट सरकारें हैं, तो वो नहीं चाहती थी भी दोनों देश के बीच में शांति हो। क्योंकि मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान से आए थे, उनको पता था एक ही कल्चर है हमारा और हम एक ही जैसा खाना है, एक ही पहरावा है, तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो पाकिस्तान की ओर से जो उग्रवादी संगठन थे या उनकी मिलिट्री नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं हो पाया। नहीं तो वो इसके भी नजदीक फॉरेन पॉलिसी में भी वो निपुण थे, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा समय यूएसए में बिताया, उस समय वर्ल्ड बैंक में रह के बिताया और उनको पता था देश, कोई भी देश है, शांति के बिना अर्थव्यवस्था भी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आपके देश में शांति नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आपके यहाँ कोई भी व्यापार करने के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए वो दोनों मोर्चों पर काम कर रहे थे, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे भी और विदेश के मोर्चे पे भी। खास तौर पे हमारी जो बिल्कुल भाटिया जी, जैसे आपने विदेश नीति के मोर्चे पर उनके काम की बात की, तो मैं भी थोड़ा यही और आपसे जानना चाहती थी कि जो कूटनीति थी उस टाइम पर, उस नीति को आप किस तरह से जांचते हैं, आकलन करते हैं? क्योंकि उस समय में हमने देखा कि नाथुला जो दर्रा था यात्रा, वो काफी लंबे समय बाद दोबारा से फिर से शुरू की गई थी। चाइना के साथ भारत के संबंध की बात करें, पाकिस्तान के साथ संबंधों को देखें, हम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, तो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनके साथ जो संबंध थे, इवन अमेरिका के साथ में जो नए प्रकार से इंटैक्ट किया गया उन रिलेशंस को, उन तमाम चीजों को देखें तो बतौर एक कूटनीतिज्ञ कैसे आप उनके इन तमाम कामों को देखते हैं? एक मजबूत निर्णायक नेता की भूमिका में कैसे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखते हैं?
हम कैलाश जी, हम अगर मोदी जी के शासन से पहले देखें तो कहा जाता है कि हम रशिया के गुट में थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी के समय में ही हम रशिया के गुट से हम बाहर निकलने लग गए थे, और हम अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध थे वो सामान्य हो गए थे। तभी अमेरिका के साथ हमारी जो परमाणु संधि हुई थी 2006 में शायद ये हुई थी। तो मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी के समय में मैं एक बात याद इसलिए करना चाहूंगा, जिनेवा में जिस ढंग से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना पक्ष रखने के लिए भेजा था, वो संभव नहीं लगता आज का जैसे पक्ष और विपक्ष के संबंध है। ये उस समय नरसिम्हा राव जी ने किया था। मनमोहन सिंह जी के समय में भी अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता राज्यसभा में थे, और सुषमा जी जो थी वो विपक्ष की नेता लोकसभा में थी। उन दोनों के साथ उनके जो संबंध थे वो बड़े सामान्य संबंध थे और बड़े मधुर संबंध थे। और आम तौर पे हमने ये देखा है, जब आपके पक्ष और विपक्ष के संबंध अच्छे होते हैं तभी आप अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, चाहे उन्होंने चाइना के साथ। भाटिया जी के पहले देश प्रथम वाली भावना जो है राजनेताओं में, राजनीतिक दलों में रहती थी, आज क्या उस चीज का अभाव हो गया है? नहीं, आज देखो निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं, उसके लिए सभी पार्टियां जिम्मेवार हो सकती हैं। पक्ष और विपक्ष का वाद विवाद करना अलग चीज है, लेकिन जिस ढंग की घटनाएं अब होने लगी हैं, संसद के परिसर में अगर किसी को चोट लगे और हाथापाई तक नौबत आए, ये हमारा ना तो कल्चर है और ना ही हमारी ये जो है संस्कृति हमारी ये अलाउ नहीं करती है, हमारा ये परंपरा अलाउ नहीं करती। लेकिन उस समय की जो परंपरा थी, विपक्ष को साथ लेने में नरसिम्हा राव जी, सभी पार्टियों को साथ लेने में नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी ने कोई बहुमत की सरकार नहीं चलाई। मनमोहन सिंह जी जब 2005 में जब आए थे तो बड़े कम बहुमत के साथ आए थे, और उसके बाद जब 2009 में आए थे तो 200 सीटें थी कांग्रेस की। उस समय भी उनमें सभी को साथ लेके वो आगे बढ़े, और सभी को रेल मंत्री होते थे, शायद लालू प्रसाद यादव जी उनके रेल मंत्री रहे थे, नीतीश जी उनके साथ थे, नायडू उनके साथ थे, ममता जी उनके साथ थी। सभी को साथ लेके वो चलने में निपुणता जो उन्होंने दिखाई, और सभी पूरे देश को विकास की गति प्रदान की। आज के दिन हम मनमोहन सिंह जी को याद करने के लिए ये कहेंगे, वर्तमान जो देश है, जो 2047 में जिसको हम विकसित भारत कहते हैं, वो नींव मनमोहन सिंह जी 91 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने रखी थी, और 2004 और 14 के बीच में उस नींव को उन्होंने मजबूत किया। रशिया के जो एक गुट से निकालने का प्रयास भी वो ही लेके गए थे, वो अपनी अर्थव्यवस्था की वजह से वहां से उन्होंने निकाल के, साम्यवाद से निकाल के, और एक जो नई अर्थव्यवस्था की ओर देश को लेके गए। वो मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण ही आज देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो श्रेय है सभी चीजों का वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। उनका जो व्यक्तित्व था, जबरदस्त प्रतिभाशाली वो व्यक्ति थे, और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने विरोधियों को भी साथ किस प्रकार से लेकर चलना है, ये गुण उनमें सामान्य रूप से ही देखा जाता था। और सादगी भरा जीवन कहीं ना कहीं प्रभावशाली रहा है, लोग काफी प्रभावित रहे, और जिस तरह की प्रतिभा के वो गुणी थे उसने लोगों को बहुत ज्यादा उनके प्रति आकर्षित किया है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जब 2014 में ये बात बहुत ज्यादा इस वक्त चल भी रही है, जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने एक लाइन जरूर यहाँ पर कही थी कि मैं विश्वास रखता हूं कि समकालीन इतिहास जो है, समकालीन मीडिया के साथ जो है मेरे साथ ईमानदारी बरतेगा, उदार ज्यादा होगा बनिस्बत समकालीन मीडिया के। क्या आप देखते हैं कि उस वक्त मीडिया बहुत ज्यादा कठोर रहा,
बहुत ज्यादा तीक्ष्ण उनके प्रति जो है मीडिया की नजर रही। 2013 के बाद जिस ढंग से मनमोहन सिंह जी की निंदा नेशनल मीडिया से लेके नीचे तक हुई, और अन्ना आंदोलन के समय में मीडिया ने मनमोहन सिंह की पे भ्रष्टाचार का एक भी आरोप ना होते हुए उन्हें एक कमजोर प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचारी तक साबित करने की कोशिश की, तभी उन्होंने अंतिम वार्ता में ये कहा था कि इतिहास जो है मेरे से इंसाफ करेगा। ये वो उससे मुझे ये लगता है वो उन बातों से आहत थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कुछ गुनाह ना किया हो और उसको उसकी सजा देने की कोशिश अगर समाज करे, तो इसलिए ये शब्द उनके यहां से निकले थे। और लेकिन मैं जैसे बार बार मैं ये मान, उनके परिवार को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया भ्रष्टाचार के माध्यम से। बाकी माध्यम परिवार को, हर व्यक्ति अपने परिवार को, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाती थी। ये आमतौर पे भारत में संभव नहीं है, ये विदेशों में तो संभव है, कोई राष्ट्रपति रहने के बाद भी कहीं पढ़ाने के लिए चला जाएगा, क्योंकि वो स्वयं शिक्षक रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहीं वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने, और बाद में कैम्ब्रिज से लेके और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में वो गए। लेकिन प्रेस ने, मैं आज ये कहूंगा, मैं 1980-79 से पत्रकार हूं, प्रेस ने शायद उनके अंतिम जो साल 1.5 साल है, जितने भी आरोप उनके आसपास के मंत्रियों पे लगे, हालांकि वो मंत्री भी, उन मंत्रियों के विरुद्ध भी वो साबित नहीं हो पाए आरोप जी, और बाद में न्यायालय ने उनको रिहा कर दिया। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने सहयोगियों के मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की, वो जेल में गए, सीबीआई की जांच के आदेश दिए। उसके बावजूद उनके विरुद्ध प्रेस ने, लोगों ने और समाज ने उनको आहत किया, जिस कारण उन्होंने कहा कि, लेकिन जो उस समय उन्होंने फेस किया, क्या अब वो सारी चीजें, तमाम चीजें जो हैं इस क्षण के बाद में बदल जाने वाली हैं, बदल जाएंगी, नजरिया बदल जाएगा, वो स्मृतियां जो उस वक्त बनी थी वो अब खत्म हो जाएंगी? इन तमाम चीजों पर हम बातचीत जारी रखेंगे। भाटिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।